So, hello everyone, welcome back on my YouTube channel. There is a good news for RUHS BSc Nursing Entrance Exam aspirants. आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि आपका जो सिलेबस है वो फिर से चेंज हो गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने या टीचर्स ने यूनिवर्सिटी में जा कर के उनको एप्लीकेशन दी थी और बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट्स भी वहाँ पे गए थे, तो उनकी सुनी गई है और उन्होंने क्या है सिलेबस में अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो आइए चेक कर देते हैं कि क्या क्या अब जो चैप्टर्स हैं आपके इंक्लूडेड है बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। सो देखो, ये नोटिफिकेशन में आ रहा है, देखो सिलेबस अपडेटेड। ठीक है, अपडेट हुआ है आपका जो सिलेबस है वो, और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024। तो इसको डाउनलोड करते हैं। सो देखो, फिज़िक्स के जो आपके चैप्टर्स हैं दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वो एज इट इज़ है आपका। सेकंड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो भी एज इट इज़ है। थर्ड चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये भी वही है आपका। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एज इट इज़ है ये। ठीक है, फिज़िक्स में कोई जो है चेंजेस ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे आपको। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिक्स्थ पे, सेवन्थ पे है एसी, एट्थ पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नाइन्थ पे आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टेंथ नंबर पे आपका है वेव ऑप्टिक्स, एंड देन 11th पे है आपका ड्यूअल नेचर। एक मिनट, 11th पे आपका है ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर। ठीक है, फिर 12th पे एटम, न्यूक्लियाई एंड देन सेमीकंडक्टर। ये जो 14 चैप्टर हैं वो एज इट इज़ है। ठीक है, तो इसमें तो कोई बदलाव हुआ नहीं है, पहले से भी न्यू वाले एनसीईआरटी में भी यही थे आपके। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो सिलेबस है आपका केमिस्ट्री का, उसका। देखो, फर्स्ट जो चैप्टर आया था थोड़े टाइम पहले, वो कौन सा था? सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर था। अब जो सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर है वो तो आपका हट चुका है सिलेबस से, और आपको अब ज़्यादा पैनिक नहीं होना पड़ेगा और वो चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन है आपका फर्स्ट चैप्टर। अब तो सॉल्यूशन पे आप ध्यान दो अच्छे से। ठीक है, और फिर सेकेंड चैप्टर आपका है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री वाला, एज इट इज़ है। देन केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर आपके इसी में इंक्लूडेड है अभी भी, थर्ड नंबर पे। उसके बाद आता है आपका फोर्थ नंबर पे आप देख सकते हो डी एंड एफ ब्लॉक। ओके, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अच्छे से पढ़ लेना। फिफ्थ नंबर पर आपका कौन सा आ रहा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ रहा है, तो ये भी अच्छे से पढ़ लेना। बीच के चैप्टर्स डिलीट हैं, पी ब्लॉक वगैरह आपको नहीं पढ़ने हैं। ओके, सिक्स्थ नंबर पे आपका आता है हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन वाला चैप्टर, तो ये भी आप अच्छे से देख लेना। सेवन्थ पे आपका अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर वाला चैप्टर आ रहा है। तो कितने कम हो गए ना चैप्टर, रिड्यूस होने की वजह से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और इसके नुकसान भी है और बेनिफिट भी, वो मैं आपको भी लास्ट में वीडियो के बताऊँगी, तो एंड तक आप वीडियो को देखना। ओके, सो सेवन्थ पे हो गया ये। एट्थ पे आपका है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो कि आपके सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं ये। अमाइन वाला चैप्टर भी है, और बायोमोलिक्यूल एज इट इज़ है, मतलब बायोमोलिक्यूल्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो बायोमोलिक्यूल्स को भी पढ़ना है आपको, है ना। देन आपका जो चैप्टर है वो है फर्स्ट चैप्टर, जो कि सिलेबस से रिड्यूस हो गया, बायोलॉजी का अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर था आपका रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, इनऑर्गेनिज्म, वो क्या हो गया? डिलीट हो गया है। उसकी जगह पर कौन सा आ रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है। देन सेकंड चैप्टर जो इसके अंदर इंक्लूडेड है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थर्ड में आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही में आपके आ रहा है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये पूरा जेनेटिक्स में इंक्लूड करा गया है। मतलब ये आपकी यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें आपके प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर भी इंक्लूडेड है, और इवोल्यूशन वाला चैप्टर इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसके अंदर चैप्टर आता है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ये आपके इंक्लूडेड है सिलेबस के अंदर। देन आपका आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो ये इजी चैप्टर है, अच्छे से आप पढ़ सकते हो। देन बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट से अगर हम बात करें तो फर्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस। तो ये अच्छे से पढ़ लेना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर्स को। देन आपके आते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर है, साथ ही में इसमें इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला चैप्टर है। जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ वाला चैप्टर था वो क्या गया, हटा दिया गया है। तो इतने ही चैप्टर हैं आपके। देखो अब हम बात करते हैं जिन बच्चों ने बिल्कुल भी अभी तक सिलेबस खोल के भी नहीं देखा है और जिन्होंने कर रखा है उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक देखना। देखो सबसे पहले उन बच्चों को बता दूं जिन्होंने पूरा अच्छे से पढ़ रखा है वो क्या है, अब चैप्टर्स की जो है प्रैक्टिस करना शुरू करो, बार बार जो है प्रैक्टिस करो, PYQs लगाओ, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड से स्टडी करो, रिवीजन करो बार बार, ताकि आपके जो मार्क्स है वो इम्प्रूव हो सकें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ आपके। तो देखो 14 चैप्टर हैं आपके फिज़िक्स में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं टोटल, शायद तक 9 ही चैप्टर हैं, 10 चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स भी एडिड है ना। तो 10 चैप्टर इसमें, 14 चैप्टर उसमें, हो गए आपके 24। देन है इसके अंदर आपके टोटल कितने चैप्टर्स हैं, इसमें ओनली 13 चैप्टर हैं, है ना। तो देखो अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो कितने चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं। और अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो इसके अंदर कितने हैं, 13 चैप्टर है। तो कितने कम चैप्टर्स आपके 37 जो हैं आपके टोटल हो रहे हैं, है ना। तो अगर हम बात करें टाइम से रिलेटेड और चैप्टर से रिलेटेड, तो जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है उनके लिए तो अभी बहुत टाइम है, अच्छे से वो परफॉर्म कर सकते हैं। 1 महीने में भी अगर आप करना चाहो ना तो हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी को अगर आप एक दिन में 2 चैप्टर करते हो रिवीजन के तौर पर भी, तो भी बहुत मोर देन इनफ होगा आपके लिए। बट हम उन बच्चों की बात करेंगे जो बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, जो अभी 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं और 70+ मार्क्स लाना चाहते हैं, वो कैसे प्रिपरेशन करें और कैसे अब अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। प्रॉपर कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है, हमेशा पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, PYQs भी देखने हैं। अब आपके पास 37 चैप्टर है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बायोलॉजी बहुत इजी है, तो बायोलॉजी को रिवीजन करना ज़्यादा आपको आना चाहिए। अब NCERT कैसे पढ़नी होती है उसको आपको आना चाहिए। आपने NCERT ऊपर ऊपर से पढ़ ली, नोट्स पढ़ ली, आपको पता ही नहीं है। अगर आपने NCERT की लाइन टू लाइन नहीं पढ़ी है तो आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो पेपर आता है वो प्योर NCERT बेस्ड आता है। कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं जैसे इन्वायरमेंट वाले चैप्टर हैं या उनमें चैप्टर्स हैं, तो जैसे कुछ स्पीसीज़ है जैसे कि एंड्स वगैरह एट्सेट्रा, ऐसा कुछ है, मतलब वहाँ पर ऑर्चिड की जो स्पीसीज़ है वो कितनी है, इस तरीके से। तो वो भी आपको याद करना है, 37 मिलियन है, जो भी आपको जो नंबर में डिजिट लिखी होती है वो भी आपको याद करनी है, अगर वो NCERT में लिखी गई है ना। वन इम्पॉर्टेंट बात तो ये हो गई आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड। बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्शन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आता है इसमें बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स वाला चैप्टर, ये तीनों तो जो चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेनेटिक्स वाला, तो इनको अच्छे से करना ही करना है। बायोलॉजी का तो मैंने पूरी वीडियो डिटेल में बनाई रखी है कि NCERT कैसे पढ़ी जाती है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद हम बात करते हैं फ़िज़िक्स की। अब जैसे कोई बच्चे हैं जिसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा फ़िज़िक्स में, तो उसको क्या करना है, इस टाइम पर उसको हर चैप्टर के, उसके पास नोट्स तो होंगे, कहीं ना कहीं से कभी तो पढ़ा होगा, 12th में तो पढ़ा ही होगा ना। तो उन्हें क्या करना है, अपने 12th क्लास के जो नोट्स हैं या जो भी जहाँ से भी आपने पढ़े थे वो एक बार पढ़ लेने हैं, कॉन्सेप्ट जो है जल्दी जल्दी क्लियर करना है। फ़िज़िक्स में एक दिन में एक चैप्टर आराम से हो जाता है, इतना हार्ड है नहीं। जो बच्चों को फ़िज़िक्स से डर लगता है, मैं उनको भी बता दूं कि फ़िज़िक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या है, रटने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ फार्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं कि कौन सा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फार्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, जैसे कि K3/R² वाला फार्मूला आता है, तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। और इसमें जो न्यूमेरिकल बेस्ड है वो भी बहुत इजी आते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला के ऊपर बेस्ड होते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, जैसे कि V = IR वाला फार्मूला है,
आई दे रखा होगा, वी दे रखा होगा, आर पूछ लेगा तो वी बाय आई कर दोगे, इजी सा। अगर फॉर्मूला पता है तो आप क्या है कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ फिज़िक्स में आपको फॉर्मूला अच्छे से आने चाहिए। दूसरा, फिज़िक्स में आपने सभी चैप्टर्स पढ़े, फिर उनके फॉर्मूलाज याद करें, लिख लिए। और एक फिज़िक्स के अंदर टॉपिक होता है जो आपकी एनसीईआरटी में लास्ट में दिया होता है, मतलब चैप्टर के लास्ट में एक होता है पॉइंट्स टू पॉन्डर, ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये लास्ट में दिया होगा आपके एनसीईआरटी में हर चैप्टर के पीछे, और उसकी समरी दी होगी। साथ ही में वहाँ पर क्या दिया होगा, कुछ एसआई यूनिट्स दी होंगी, वो आप अच्छे से पढ़ लेना हर एक चैप्टर की, ठीक है। तो फिज़िक्स में आप इतना भी कर लोगे ना और पीवाईक्यूज़ लगा लोगे तो मोर देन इनफ है, आपके बहुत अच्छा स्कोर होगा। आप सच में गारंटीड हूँ मैं कि अगर आपने अभी तक, मतलब ऐसा तो है नहीं कि किसी को कुछ आता नहीं हो वो 1 महीने में टॉप कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ तो आपको पहले से आना ही चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो, है ना। दूसरी बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में ओनली 10 चैप्टर्स हैं, तो केमिस्ट्री बहुत ईजी है और ओनली चैप्टर भी उसमें 10 है। तो ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो उसमें नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो नेम रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ लो आप, है ना। साथ ही में अगर हम बात करें फिज़िकल केमिस्ट्री की, जैसे कि सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स है, उसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं तो वो याद कर लो, उनकी कॉन्सेप्ट याद कर लो। उसके बाद आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें जैसे ट्रेंड्स जो होते हैं कि ग्रुप में जाने पे क्या होता है, पीरियड्स में क्या होता है, हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड कैसे होता है, ये सब आपको अच्छे से कर लेना है, तभी आप जाके कर सकते हो। तो आप या तो ऐसे कर लो, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, रोज़ प्रतिदिन आपको इसका एक चैप्टर और इनमें एक चैप्टर और एक चैप्टर, या फिर ऐसे हो सकता है कि दिन के 3 टाइम आप स्लॉट्स निकालो, सुबह, मिड और रात का। आपके पास इनफ टाइम होगा अगर आप 5 घंटे इसको दो। अगर कोई भी सुबह का टाइम 5 घंटे यूटिलाइज़ करो, फिर बीच में कुछ घंटे गैप ले लो, फिर रात के 5 घंटे कर लो, फिर मतलब दोपहर के ले लो, फिर रात के कर लो, तो मोर देन इनफ है। ये अगर आप प्लस करके इंक्लूड करोगे ना तो तीनों चैप्टर्स जो हैं आपके हो सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स को पढ़ना भी है, आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम यूज़ करना भी है, बट आपको स्मार्ट वर्क करना है। साथ ही में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम यूज़ करना है, ओके। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च कर दूं तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी जो टेस्ट सीरीज़ है उसका एक इम्पॉर्टेंट एक टाइप का इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने उसमें इंक्लूड कर रखा है वो है कि मैं उसके अंदर आपका टेस्ट लेती हूँ हर संडे टू संडे। जैसे आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है RUHS का, है ना, उसके जैसा सेम टू सेम 100 क्वेश्चन आते हैं, उतना आपका टाइम मिलता है, क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं, आपको ऑप्शंस पे टिक करना होता है। तो ऑनलाइन ये टेस्ट रहता है और मैं ये टेस्ट सीरीज़ फिर से स्टार्ट कर सकती हूँ अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर लेना चाहे तो, क्योंकि मुझे टाइम लगता है टेस्ट को बनाने में। अगर बच्चे चाहते हैं इस टेस्ट सीरीज़ को, और साथ ही मैं अलग से 300 क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगी जो कि आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की NCERT बेस्ड होंगे, और NCERT बेस्ड ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई और डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, या टेलीग्राम पर भी मुझे क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।